हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्सेप्ट, और उसमें हमने अल्फ्रेड वेगनर के वो सारे एविडेंस अच्छे से समझे थे जो ये प्रूफ करती हैं कि प्लेटें एक दूसरे से मूव कर रही हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हम अगली क्लास में वो सारी कमियों को पढ़ेंगे जो अल्फ्रेड वेगनर नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो इसी पे बेस्ड है। आज हम उस ड्राइविंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्लेटों को मूव करवाता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था प्लेटों के मूवमेंट से रिलेटेड, जो भी अपने प्रमाण दिए थे और साथ में जो बताया था कि किस वजह से मूव करते थे, उसमें से सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए थे कि क्या उसमें फेलियर थे क्या नहीं थे। अगर मेरे कोई दोस्त ऐसे हैं जो आज इस क्लास में डायरेक्ट आ रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पिछला क्लास जरूर देखिए। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर का, वहां से आपका एक बेस कॉन्सेप्ट होगा और साथ में वहां से जो अल्फ्रेड वेगनर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं फिर आप वहां पे गलती नहीं करके आओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं यहाँ पे कि आखिर वो एक्चुअल वाला वो फोर्स कौन सा है जो प्लेटों के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो आते हैं समझते हैं कि वो क्या था। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आज जो कि आर्थर ओम्स ने दिया था, आज हमको इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, आप समझिए थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर अभी भी एक हीट इंजन चल रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो हीट इंजन है इसके बारे में अलग अलग हमारी विचारधाराएं हैं। ठीक है, वो क्या है, कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो कि पृथ्वी एक धधकता हुआ आग का गोला था, उसकी कुछ ऊर्जा अभी भी पृथ्वी के अंदर संग्रहित है। ठीक है, वो संग्रहित ऊर्जा इसके लिए हीट इंजन का काम कर रही है। साथ में यह भी बताया गया कि पृथ्वी के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, जैसे कि थोरियम हो गया, जैसे कि पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल पृथ्वी के अंदर हैं और इन सब का लगातार विघटन हो रहा है, यानी कि क्षय हो रहा है, और इससे भी पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा रिलीज हो रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर ये सारी फिनोमेना चल रही हैं जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर अभी भी ऊष्मा है। ठीक है, अब इस ऊष्मा को आधार बनाकर आर्थर ओम्स ने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिससे आप लोग को थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप लोग देखोगे ये हो गया कोर, ठीक है, दिख रहा ना, ये पृथ्वी का कोर, ये हो गया मेंटल लेयर। अगर मेरे कोई दोस्त अभी तुरंत इसी क्लास में आए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कोर क्या है मेंटल क्या है, तो आप पिछली क्लास में जाइए, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से ये सारी बातें पहले ही समझा दी थी कि क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर क्या होता है, वो सारी बातें वहां समझाइए। यहाँ पे वो सब समझाऊंगा तो फिर क्या होता है, बेवजह टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अगर कोई अभी पहली क्लास देख रहे हो तो पिछली क्लास जरूर देखना। होता क्या है, यहां पे देखिए वही जिस एनर्जी के जिस सोर्स की मैंने भी डिस्कस किया है, रेडियो एक्टिव मटेरियल और साथ में पृथ्वी की बची हुई ऊष्मा, उसकी वजह से जो ये मेंटल लेयर है ये प्लास्टिक स्टेज में है। ठीक है, अब आप लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब कोई चीज गर्म होती है यानी कि उसको हीट एनर्जी देते हैं तो फिर वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है उसकी। ठीक है, साथ में किसी चीज को गर्म करने से उसका घनत्व भी कम होता है। घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का फैलाव ज्यादा होता है। इसी ठीक उसी सिचुएशन में जहां पे इसका तापमान बहुत ज्यादा है, जहां पे मॉलिक्यूल्स का फैलाव ज्यादा होगा, घनत्व कम होगा, जब घनत्व कम होगा तो ये मटेरियल नीचे से किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो प्लास्टिक स्टेज है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जो ये क्रस्ट वाला लेयर आप लोग को दिख रहा है, इसके ऊपर ये दबाव डालेगा। देखिए इसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते फिर क्या होगा जी, कोल्ड होगा कि नहीं। जैसे ऊपर जाएगा तो कोल्ड होना तय है। जब ऊपर जाएगा, जब कोल्ड होने लगेगा तो फिर उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जब फिर घनत्व ज्यादा होगा तो फिर एक बार ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, फिर नीचे आएगा। तो ये एक साइकिल ऐसे बनाएगा, इस तरीके से आ रहा है जा रहा है, इधर से भी साइकिल बना रहा है। ठीक है, और ये पृथ्वी के हर तरफ चल रही है। इससे क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो जब ये क्रस्ट के टच में आएगा, ऐसे जा रहा है ऊपर, और जो ऊपर वाला क्रस्ट वाला लेयर है इसके जब टच में आएगा
और फिर जब ये साइड साइड होगा ना तो ये क्रस्ट को भी ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा और दोनों तरफ ऐसे फैलाएगा इस तरीके से। देखिए ऐसे करेगा इसको भी, क्रस्ट को। अब ये क्या एक दिन का काम है? नहीं, ये लाखों सालों का प्रोसेस है, बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट भी काफी हैवी है, ठीक है, लेकिन ये फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में है। अचानक में नहीं करेगा, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे प्लेटों को दूर खिसकाएगा, तोड़ेगा धीरे धीरे प्लेटों को, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट, ठीक है। संवहन धारा, हिंदी में भी बता लिख दे रहा हूं यहां पे, संवहन धारा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि आखिर संवहन धारा क्या, जो यही धारा, ठीक है, मतलब मटेरियल ऊपर जा रहा है, ठंडा होकर फिर नीचे आ रहा है, फिर गर्म हुआ फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के अंदर चल रही है अलग अलग लेयर्स में। अब जहां भी क्रस्ट उसको थोड़ा सा भी वीक यानी कमजोर दिखा, वहां पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे लाखों सालों में धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे प्लेटें दूर जाएंगी, ठीक है। आर्थर ओम्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया और यही कॉन्सेप्ट आज भी इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कमियां नहीं थी, कुछ और बातें भी थी जिसको आर्थर ओम्स बताना भूल गए थे, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अगले कॉन्सेप्ट में जब आएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ कन्वेक्शन करंट समझ रहे हैं और आर्थर ओम्स जो कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दे रखा, ठीक है। कन्वेक्शन करंट थियरी पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कन्वेक्शन करंट थियरी आर्थर ओम्स द्वारा जो दिया गया, ठीक है। जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या बताया था कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ है उनसे जो ऊष्मा रिलीज होती है उसकी वजह से होता था, ठीक है। कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, मैंने अभी बताया, ये दिखा कर, ये देखो। और इससे क्या होता है, मेंटल मूव करता है, ये वाला लेयर, ये देखो ये मूव कर रहा है ना पूरा इसे, और जब ये मूव करेगा तो इसी से ही तो कनेक्टेड है ये क्रस्ट है, तो साथ में घर्षण बल लगाएगा उस पर भी। जैसे होता है ना कोई चीज जैसे एक दूसरे के ऊपर घर्षण करती हो जाएगी तो कोशिश करेगी कि नीचे ऊपर वाला हिस्सा भी साथ में जाएगा, नीचे वाला जा रहा है तो ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था वो कन्वेक्शन करंट, जो कि एक इंजन की तरह इसको घुमा रहा था। अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा विजुअल अच्छा डाला है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अब ऐसा मत सोचो ना कि पृथ्वी के अंदर गियर लगाया है मेंटल में, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, हाई हीट एनर्जी ये मेंटल लेयर है, जा रहा है, गर्म हुआ ऊपर गया, ठंडा होगा फिर नीचे 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 जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर वाला जो क्रस्ट है काफी ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है, फिर वहां इसको तोड़कर ब्लास्ट करके ऊपर निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार हो गया। ऐसा भी आप लोग देखते हो, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार भी पॉसिबल है, रीजन वही है, प्लेटें दूर जा रही हैं, रीजन वही है, क्या, कन्वेक्शन करंट, संवहन धारा। बार बार इसको मैं बोल रहा हूं जिससे आप लोग के ब्रेन में सेव हो जाए ये वर्ड, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। जब वो आंसर राइटिंग करते हैं वो नाम ही भूल जाते हैं कि लिखना क्या, समझ में सब आ जाता है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो लिखना ही भूल जाते हैं। और जब लिखना भूल जाओगे टेक्निकल वर्ड, तो जनरली क्या होता है, यूपीपीसीएस जो कमीशन है उसको टेक्निकल वर्ड्स की डिमांड होती है, ठीक है। आपने कितना सही लिखा उससे ज्यादा जरूरी है कितना एक्यूरेट लिखा। और उनकी जो अपनी एक खुद की, मुझे तो लगता है शायद उन्होंने कोई अपनी एक छिपा की डिक्शनरी रखी होगी जिसमें वो सारे वर्ड्स खोजते होंगे, ठीक है, और वो सारे वर्ड्स यही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो जरा सोचिए, जब ये प्लेटें दूर जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, इधर आ रही हैं, तो इनको देखिए दूर करने की कोशिश करा। इसको, इस वाले सिनेरियो को देखिए पहले आप लोग, जहां प्लेटें दूर जा रही हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे लावा निकलेगा बाहर, मैग्मा। दूसरी जगह जब ये ठंडी होकर नीचे बैठ रही है तो साथ में ऊपर वाले लेयर को भी नीचे लेके जा रही है, देखो इधर से, मतलब अपना तो नीचे जा रही है, साथ में क्रस्ट को भी नीचे लेके जा रही है, ठीक है। तो दो काम हमने यहाँ पे साथ में देखा, एक जहां पे प्लेटें दूर जा रही हैं, एक वो हमने देखा जहां पे प्लेटें पास आ रही है, नीचे की तरफ धंसती हुई जा रही हैं, ठीक है। अब ये जब नीचे की तरफ धंसती हुई जा रही है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, गर्त बन जाएगा, बहुत गहरा गड्ढा। अपने मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, पैसिफिक ओशियन में दुनिया का सबसे गहरा गर्त, ठीक है। प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है, ठीक है। प्लेटें एक दूसरे से नीचे जा, वहां पे किसी ने गड्ढा नहीं खाना जाके ड्रिलिंग किया हो, इस तरीके से मथा हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटें नीचे जा रही थी और नीचे जाते जाते वो काफी गहराई तक चले गई, तो ये मैरियाना ट्रेंच बन गया। ये मतलब मैरियाना ट्रेंच बनने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से, ठीक है।
और जब प्लेटें दूर जाती हैं तो फिर वहां एक नई तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरली महासागरों में देखिए विस्तार होता है तो एक नया सा रिज बनता है। ठीक है, एक भूतल मतलब महासागरों के नीचे एक अच्छा सा भूतल बनता है जिसको रिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये संरचना देखने को मिलेगी। ध्यान रखना बस, जब ये प्लेटें दूर जाती हैं तो उसको जो नाम दिया गया है टेक्निकल, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंस। ठीक है, और जब वही प्लेटें जब नीचे धंसती हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे देखिए प्लेटें यहाँ ऐसे जा रही ऐसे नीचे धंसती हुई चली गई। ठीक है, जैसे यहाँ, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंस। नाम याद रखना, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। कहीं कहीं पे नाम लिख दिया था, डाइवर्जेंस बाउंड्री क्या होती है, कन्वर्जेंस बाउंड्री क्या होती है। तो बस इतना समझ लेना कि जब प्लेटें दूर जा रही हैं, ठीक है, तो ये जो किनारा है ये कहलाएगा डाइवर्जेंस बाउंड्री। प्लेटें अगर पास आ रही हैं तो ये वाली कहलाएगी बाउंड्री कन्वर्जेंस बाउंड्री। ठीक है, मतलब मिल रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, डाइवर्जेंस बाउंड्री में जनरली मैदान बन सकते हैं, हो सकता है पहाड़ वहाड़ बन जाए। कन्वर्जेंस बाउंड्री में प्लेटें नीचे जा रही हैं तो आप सोचिए गर्त ही बनना है, कभी कभी फोल्ड माउंटेन भी बना लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब इन प्लेटों में कोई प्लेट नीचे जाएगी, कोई प्लेट ऊपर जाएगी, ये भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। जब मैं आप लोग को वोल्केनिक इरप्शन पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ये अच्छे से बताऊंगा कि जब एक महाद्वीप प्लेट हो और एक महासागर प्लेट हो तो जब वो आपस में टकराएंगी इस तरीके से कन्वर्जेंस बाउंड्री फॉर्मेशन करेंगी, तो कौन प्लेट नीचे जाएगी, वोल्केनिक इरप्शन किस प्लेट के नीचे से होगा। ठीक है, कौन कितना विस्फोटक होगा, साथ में किसमें खनिज मिलेंगे किसमें नहीं मिलेंगे, ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग जनरली सोच लेते हो कि यार जियोग्राफी, यार इसमें तो सब कुछ रटना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है, आपको बस उस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो वोल्केनिक इरप्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आप लोग देखना कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। ठीक है, जो लोग बोल देते कि यार ये तो रटना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना समझाया कि आर्थर होम्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, कैसे ये गियर लगा हुआ है जो इधर उधर घुमा रहा है। जब प्लेटें दूर जा रही हैं तो बोला जाता है डाइवर्जेंस बाउंड्री। ठीक है, जनरली कभी कभी क्या बोलते थे इसको, संरचनात्मक किनारा, क्योंकि इससे नई संरचना का निर्माण हो रहा है। जब ये प्लेटें दूर जाएंगी तो बीच में कोई नई संरचना बनेगी। कन्वर्जेंस वाले को जनरली बोल देते हैं विनाशात्मक संरचना का निर्माण। तो मतलब यहाँ पे देखिए प्लेटों का विनाश हो रहा है, ये वाली प्लेट नीचे गई, खत्म कहानी। ये वाली प्लेट भी इधर से नीचे गई, कहानी खत्म। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि इनमें से किसके द्वारा प्लेटों का मतलब निर्माण होता है या कौन सी संरचनात्मक बाउंड्री बनाती है। ठीक है, तो प्लेटें जब दूर जाती हैं, बताना पड़ेगा ना, प्लेटें दूर जाती हैं, जब प्लेटें पास आती हैं तब नहीं। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, मैंने क्या यहाँ पे कुछ और टर्म्स लिखा है, राइजिंग करंट, उसका क्या है सिंकिंग करंट। देखिए राइज होती है फिर सिंक होती है। राइज क्यों रे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, हल्का है मटेरियल, ऊपर जा रहा है। ऊपर गया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने से घनत्व तो ज्यादा हुआ, फिर वो नीचे जाएगा जहां पे ज्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी के अंदर ये सब चल रहा है मेंटल लेयर में। और एक इससे क्या बन जाएगा, कन्वेक्शन सेल। कन्वेक्शन सेल जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पूरा ये प्रोसेस देख रहे हैं ना, इस तरीके से जा रहा है सही से, ये एक सेल बन गया। सेल का मतलब इसमें एक चैम्बर, एक बॉक्स या फिर एक साइकिल, ये यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। और यही सारी चीजें किस में काम करती हैं, प्लेटों के मूवमेंट में। धीरे धीरे देखिए यहाँ पे मैंने ढेरों सारे सेल बना रखे हैं, और कैसे अब प्लेटें मूव करती हैं, मुझे लग रहा है अब आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि आर्थर होम्स का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा कुछ सिंपल टर्म में आप लोग बता देना चाहता हूं कि जो आर्थर होम्स ने बताया, कहा कि मेंटल में कुछ हीट इंजन चल रहा है, उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है, कुछ ऊर्जा तो पृथ्वी के निर्माण के समय से ही पृथ्वी के अंदर है, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनके क्षय से जो ऊर्जा बन रही है वहीं से इनको ऊष्मा मिल रही है। ठीक है, ऊष्मा मिलने से संवहन धारा का निर्माण हो रहा है, यानी कन्वेक्शन करंट का निर्माण हो रहा है। जब मटेरियल गर्म होता है तो ऊपर उठता है हल्का होके, और साथ में फिर एक साइकिल बना लेता है। ठीक है, और उस साइकिल से ये प्लेटें मूव करती हैं। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को आर्थर होम्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद।